सिंप्लीफाई each of the following. कि जो भी मेरे पास नंबर्स या टर्म्स गिवन है इनको मेरे को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2 ये है. और सेकंड पार्ट, ओके पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो अपनी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग. आज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट अपनों ने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड अपने स्टार्ट कर लिया. तो सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जितने भी टर्म्स गिवन है उनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं. देखो भी कैसे, आपको पता है ये भी टर्म ब्रैकेट में है, ये भी टर्म ब्रैकेट में है. जब टू टर्म्स ब्रैकेट में होती हैं तो उनकी ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है. तो सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म की इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. फिर इस सेकेंड टर्म की इस कंप्लीट ब्रैकेट से करोगे तो प्लस का अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2. इसकी जब इससे करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई 6, 3 इंटू 2 6. और 3 की जब इससे करेंगे तो प्लस 3 अंडर रूट 2. और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस. और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 6. क्योंकि अंडर रूट और अंडर रूट वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो अंडर रूट 6 बन जाता है. अभी ध्यान देना, ये मेरे पास 6 है, इन दोनों में से कोई ऐड हो सकता है तो आप देख के बताएं. ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही आपका फिर आंसर हो जाता है. इसमें देखो ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 6 है, तो कोई भी किसी में ऐड नहीं हो रहा, तो मतलब यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है. आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है. अगर इनमें से कोई ऐड सब्ट्रैक्ट होता तो आप उनको ऐड कर सकते हो. ओके, ये मत कर देना भी, बहुत से स्टूडेंट ये कर देंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू लिख देंगे 6. नहीं, ये तब होता है जब अपने पास जो अंडर रूट वाली वैल्यूज है वो सेम हो. ओके, तब अपने उसको 2 लिख देते हैं. बट ध्यान रखना अगर अलग अलग है तो वो अंडर रूट 6 हो जाएगा. हाँ, कॉमन वगैरह ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अब इसी टाइप से सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो सेकंड पार्ट अपना क्या है, सेकंड पार्ट अपने पास है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3. तो इसमें भी सेम प्रोसीजर. देखो इसमें आपकी मर्जी है, आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, वो भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो. इस 3 की इस कंप्लीट ब्रैकेट से करेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3. फिर इस अंडर रूट 3 की करेंगे तो प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3. तो यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9. ये 3 इंटू करेंगे तो माइनस 3 अंडर रूट 3. इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 अंडर रूट 3. और जब अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस सिंपल 3 हो जाएगा. क्योंकि मैंने भी बोला अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल 3 आएगा. ओके, अभी ध्यान देना, ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये तो हो जाएंगे कैंसल. ओके, बचेगा कितना मेरे पास यहाँ से, ये माइनस का है 9 माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6. तो इस टाइप से आपने इनको सभी को सॉल्व करना है. तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे. ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं अपने. थर्ड पार्ट इसका कैसे करना है आपने, इसी बेस्ड काफी एग्जांपल्स भी हैं तो आप एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको. तो थर्ड पार्ट में क्या है मेरे पास, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इसका क्या है मेरे पास स्क्वायर. और जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, राइट कर लेते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट 5
प्लस अंडर रूट। ओके, तो ये अंडर रूट ये मेरे को सॉल्व करने हैं, तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। तो देखो भी आपकी मर्जी है, आप यहाँ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो a प्लस बी की होल स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी यूज करो तो बेटर है, आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको कितनी टाइम्स राइट करेंगे? 2 टाइम्स इसको राइट कर लेंगे। ओके, जैसे 2 टाइम्स राइट करते हैं सेम इसको भी आगे राइट कर लिया। तो इस अंडर रूट 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। फिर अंडर रूट 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ओके, तो इसकी जब करेंगे तो ये तो हो जाएगा सिंपल 5, क्योंकि रूट वाली वैल्यू सेम है। और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस का अंडर रूट 10 बन जाएगा। फिर अगेन जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है मेरे पास? अंडर रूट 10 आता है। ओके, और जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो 2 और 5 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10, तो बहुत से बच्चे पजल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट 10 कितनी बार है? 1 टाइम है। फिर प्लस में 1 टाइम एक बार अंडर रूट 10 और है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 2 अंडर रूट 10। 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत इजी है। अभी इसका फोर्थ पार्ट भी बता रहा हूं मैं आपको। तो फोर्थ पार्ट में भी सेम वही प्रोसीजर है, तो कोई चेंजेस नहीं है। आइडेंटिटी लगाना चाहो आइडेंटिटी लगा सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी वाली लगा सकते हो, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अदरवाइज आपको डायरेक्ट पता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसकी करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, फिर प्लस में अगेन अंडर रूट 10 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 बनेगा, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2। तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और 5 माइनस 2 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस टाइप से आपने इन सभी को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर यस सर फोर्थ में आइडेंटिटी यूज कर सकते थे ना? यस, मैंने बोला तो है बेटा, आपने ध्यान से सुना ही नहीं कि a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली भी लगा सकते हो। आपकी चॉइस है, अगर आप आइडेंटिटी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कंपल्सन नहीं है कि आइडेंटिटी लगानी ही है। ओके, अभी ध्यान देना। नेक्स्ट सर ऑडियो वीडियो सर दोनों क्लियर नहीं आ रही। यस, अभी इसके बाद में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रिकॉल पाई इज अ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर इज d एंड दैट इज, अपने पास गिवन है, क्या गिवन है सॉल्यूशन के अंदर? सबसे पहले हियर पाई इक्वल्स टू c अपॉन d।
पाई इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन डी है। तो अपने को यहां से पता लगता है क्या चीज, क्वेश्चन में लिखा क्या गया है अपने पास कि जो अपने पास पाई है वो क्या है, सी अपॉन डी है। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर, कि पाई है वो इरेशनल नंबर है। तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कि उसने ये बोला कि अपने को पाई इक्वल्स टू, मतलब कोई भी सर्कल है तो जब उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड की जाती है, क्या चीज है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जब फाइंड की जाती है तो अपने क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस जो होती है ये डायमीटर है, सरकमफ्रेंस जब अपने फाइंड करते हैं वो होती है पाई इंटू डी, अगर रेडियस ले तो 2 पाई आर होती है, तो उससे इसने बना रखा है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बट उसको आगे फिर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों लिख रखा है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट। उसने बोला कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट है, मतलब ये तो उल्टा है कि इरेशनल के इक्वल रैशनल कैसे आ सकता है। पाई इज इरेशनल नंबर, अपनों ने पढ़ा है, क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होता है, रिपीट नहीं होता। तो ये क्या है, इसको तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट इसने तो बोला है, तो इसने बोला इसको रीसॉल्व करके बताओ। तो सिंपली ध्यान देना भी, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। अपने को पता है कि अगर ये फ्रैक्शन है तो अपने को पता है सी एंड डी आर, अगर अपने को पता है ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं, सी और डी फ्रैक्शनल फॉर्म में, या तो अपने फिर इन दोनों को इंटीजर बोलेंगे कि सी भी इंटीजर है और डी भी इंटीजर है, या अपने ने बोलेंगे सी और डी क्या है, आर रैशनल नंबर्स, आर रैशनल नंबर्स, कि सी और डी रैशनल नंबर हैं तभी तो उनका जो फ्रैक्शनल फॉर्म बनने के बाद में वो रैशनल नंबर बने, या आप लिख सकते हो सी और डी इंटीजर हैं तभी तो वो रैशनल नंबर बनेंगे। बट अपने को पता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई तो इरेशनल नंबर होता है, तो फिर कैसे करें भी इसको। तो अभी ध्यान देना, आपको पता है पाई तो इरेशनल है, बट सी अपॉन डी क्या है, वो तो रैशनल है, सी अपॉन डी क्या है, इज रैशनल नंबर। तो उसने इसी चीज को बोला है कि आप इस चीज को रीसॉल्व करके बताओ कि पाई रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये कैसे हो सकता है। तो अभी आप एक चीज ध्यान देना कि जब आपने किया था, मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है तो उसमें अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कोई भी रूट वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है, या किसी भी रूट वाली वैल्यू के अपॉन में कोई भी नंबर आ जाए, तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। चाहे तो आप किसी भी नंबर के अपॉन में इरेशनल नंबर का डिवाइड कर दो, चाहे इरेशनल नंबर में किसी नंबर का डिवाइड कर दो, तो वो ऑलवेज आपके पास क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। क्या बनता है, इरेशनल नंबर। अब जब अपने को पता लगा कि अगर किसी नंबर में इरेशनल का डिवाइड करें और किसी इरेशनल में नंबर का डिवाइड करें तो वो नंबर बनता है इरेशनल, तो मतलब अपने को यहां से पता लगा कि या तो सी इरेशनल हो सकता है या डी इरेशनल हो सकता है। तो कंडीशंस बनेंगी यहां, तो कंडीशंस क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, देखो अगर मैं यहां लिखता हूं सी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, सी मेरे पास इरेशनल है और ये नीचे वाला जो डी है वो रैशनल है, तो मेरे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। और अगर ये तो फर्स्ट कंडीशन बन गई, सेकंड क्या बनती है, अगर मैं लिख दूं फर्स्ट को यानी कि रैशनल नंबर लिख दूं सी को, और डी को मैं इरेशनल लिख दूं, तो मेरे पास इरेशनल नंबर बनेगा। तो मतलब कि ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। पाई अपने को पता है इरेशनल है, तो या तो यहां से सी इरेशनल होगा या डी इरेशनल होगा, तो इरेशनल के इक्वल में कभी रैशनल तो हो नहीं सकता, ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे अपने, सो नीचे एक लाइन लिखता हूं, सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, कि इसमें किसी भी टाइप का कॉन्ट्राडिक्ट फैक्टर नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहां जब अपने मान लो कोई भी अपने रेडियस है,
मान लो कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और डायमीटर कितना हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। और जब आपके पास कोई भी मेजरमेंट वाली चीज है, मान लो कोई भी मेजरमेंट टेप है या कोई अपने पास थ्रेड है, उससे अगर इतनी इतनी डिस्टेंस या सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं तो ये सर्कमफ्रेंस है कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अपने पॉइंट्स में वैल्यू लिखते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये लाइन है, आपने लाइन को मेजर किया तो जो लाइन है वो अगर 17.3 आ जाती है तो अपने 17.3 को लिखते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आगे है तो उस डॉट डॉट वाली वैल्यू को नहीं लिखते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बनती है। तो इसलिए वहां अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं, तभी उस कंडीशन में ये चीज पॉसिबल होती है। ओके, सर्कमफ्रेंस के अंदर जब अपने वैल्यूज फाइंड करते हैं तो वहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। पाई की भी जो वैल्यू यूज करते हैं अपने वो 3.14 यूज करते हैं, ना कि उसके आगे वाली टर्म्स। तो इसलिए यहाँ ये फैक्ट उसने रखा है। ओके, तो अपने कौन सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं तब ये चीज हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा कि उसने बोला है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। इसको आपने रीसॉल्व करना है। ये कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट है कि इरेशनल नंबर के इक्वल में रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पाई अपने को पता है इरेशनल नंबर है, सी और डी क्या है वो रैशनल नंबर बनता है। तो इसलिए उसने बोला कि इसको रीसॉल्व करके बताओ कि ये कंडीशन इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट है। तो अपने क्या किया, सी और डी अपने को पता है या तो इंटीजर होंगे या रैशनल नंबर होंगे, तभी यहाँ फ्रैक्शन बनती है। उसके बाद में पाई इज अ इरेशनल, पाई अपने को पता है कि वो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो सी अपॉन डी तो रैशनल है, तो फिर ये कंडीशन कैसे करें। तो यहाँ दो कंडीशन बनती है। तो मैंने बोला कि किसी भी नंबर में अगर इरेशनल का डिवाइड करें तो वो इरेशनल बनेगा, या किसी इरेशनल में किसी नंबर का डिवाइड करें तो वो इरेशनल बनेगा। तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या बनेगा, सो देयर इज अ नो कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी अपने सर्कमफ्रेंस या कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो ऑलवेज वैल्यूज अपने अप्रोक्सीमेट लेते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती। इसलिए यहाँ ये कंडीशंस फॉलो होती है। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन करना है उसके लिए आपको कंपास और ये ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप अगर ज्योमेट्री बॉक्स है आपके पास तो साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो। अभी इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपने, उसने बोला है रिप्रेजेंट अंडर रूट, रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। कि अंडर रूट 9.3 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इसकी प्रोसेस है वो आप ध्यान में रखना। ये डेसिमल्स वाले अंडर रूट के अंदर हैं, अंडर रूट डेसिमल 9.3। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रोसेस है इसकी वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी कोई अंडर रूट के अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज आएगी तो उसके लिए आपके यही प्रोसेस रिपीट होगी। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते अपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उतनी मेजरमेंट की आपने एक क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको पता लगा यहाँ कि अंडर रूट के अंदर कितनी वैल्यू है, तो आपने बोला सर 9.3 है, तो 9.3 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला काम इतना, स्केल से आपने 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आपने मान लो कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो सुनना। बी पॉइंट या ए पॉइंट किसी को भी आप यूज कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दो, स्केल से 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करके सी पॉइंट नोट कर दो, तो ये होगी 1 सेंटीमीटर की। इतनी बात है, ये प्रोसेस है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जितना भी वैल्यू गिवन है उसकी 9.3 की लाइन ड्रॉ की, फिर उसमें से अपनी मर्जी से 1 ही करनी है, ज्यादा नहीं करनी है आपने। 1 सेंटीमीटर की आपने क्या करनी है, लाइन को एक्सटेंड कर देना। आप इसके एग्जांपल्स में जाके इसकी प्रोसेस देख सकते हो, थ्योरम है ये पूरी एक, मतलब अभी ध्यान देना इसके बाद में क्या है। जैसे ही आपने इतना कर दिया, अब आप इस लाइन का करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, ए से लेके सी तक का, किसका, ए से लेके सी तक लाइन का आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना आता होगा, फिर भी बता देता हूं। कोई भी लाइन है उसका ए पॉइंट और जो भी ये सी पॉइंट है, हाफ से अबव, जैसे यहां रखा आपने कंपास रखा, हाफ से अबव लेंथ का कंपास ओपन किया, 1 आर्क ऊपर 1 आर्क नीचे, एंड उसी कंपास को चेंज नहीं करना, सी पॉइंट, टेकिंग पॉइंट सी, ड्रॉ एन आर्क दिस एंड दिस, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको डायरेक्ट अपने बाइसेक्टर भी बोल देते हैं। अभी ध्यान देना, AC का बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो A से लेके इसका हाफ तक ओपन करेंगे, एक आर्क ऐसे लग जाएगा और एक आर्क ऐसे नीचे लग जाएगा। फिर इसी पॉइंट से, C पॉइंट से, टेकिंग पॉइंट C, तो इससे ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। इस पॉइंट को आप नाम दे देना O। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था एक क्वेश्चन, तो आपको पता है जैसे आपने क्या किया, यहां एक आपको सेंटर पॉइंट मिल गया O, एक क्या मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया O। अब सेंटर पॉइंट O मिलते ही, जैसे आपने ये एक लाइन ड्रॉ की थी, ये A था और ये C था, बीच में एक सेंटर पॉइंट मिल गया, तो आपने सेंटर पॉइंट से रख के क्या करना है, इस C पॉइंट तक या A पॉइंट तक, किसी भी एक पॉइंट तक कंपास को ओपन कर लो, चाहे तो आप C तक ओपन कर लो चाहे A तक। किस पॉइंट से, पॉइंट O से C तक या A तक कंपास को ओपन कर लो, एंड उससे क्या करना है, फिर आपने ऐसे करके आर्क लगा देना। देखो यहां रखा, C पॉइंट तक ओपन कर लिया, तो ऐसे करके आपका एक आर्क लग जाएगा। ये इस टाइप से एक आपका आर्क लग जाएगा। तो ये आर्क लगाने के बाद में आपको पता है कि ये आर्क जैसे ही लगता है यूं करके, अब इस सेंटर पॉइंट से आप इस लाइन को कहीं भी ज्वाइन करो, ये ऑलवेज क्या बनेंगी, रेडियस बनेंगी। क्या बनेंगी, रेडियस बनेंगी ऑलवेज। तो आपको पता है O से लेके C तक भी रेडियस होगी, O से लेके यहां अगर मैं कोई D पॉइंट दे देता हूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी, या आप इसको कोई P पॉइंट दे दो अलग से P, ये भी रेडियस होगी, O से लेके A तक भी रेडियस होगी। तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रेडियस। और ये होंगी कितनी, ये भी मैटर करती है। देखो 9.3 तक तो इतनी लाइन थी, कितनी, यहां से लेके B पॉइंट तक 9.3 थी, और 1 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड किया तो ये होगी 10.3 सेंटीमीटर, 9.3 और 1 प्लस में 1 करेंगे 10.3। अब रेडियस क्या होती है, कंप्लीट डायमीटर का क्या होती है, हाफ, क्योंकि आपको पता है कि ये अब किसका रोल प्ले कर रही है, डायमीटर का। तो डायमीटर का अगर हाफ कर दे तो क्या आती है, रेडियस। तो रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, आप लिख दोगे कि सर रेडियस है वो OA भी है, OC भी है, और अगर मैं मान लो कोई और लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो भी हो जाएगी। मान लो कि अब देखो जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो B पॉइंट था, क्योंकि अपने को तो सिर्फ इतनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 9.3 की करनी है, वो तो आगे प्रोसेसिंग के लिए उसको ड्रॉ किया गया था। तो यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल बना देना है। कितने का, 90 का एंगल। जैसे ही 90 का एंगल आप बना देते हो, ये बन गया आपका एंगल। आई बात समझ में, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। इसको जब आप O पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये OD भी क्या हो जाएगी, रेडियस ही होगी। और ये आएगी कितनी, टोटल है 10.3, 10.3 का कर देंगे हाफ। 10.3 का अगर मैं हाफ कर देता हूं तो वो क्या आ जाएगी, रेडियस कितनी आ जाएगी, आई थिंक 5.15 आएगी, करके देख सकते हो आप। 10.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे तो 2 से कैंसल, ये आ जाएगा 51 डेसिमल और 1, तो ये आ जाएगा 5.51
फिर नीचे 10 भी है तो 10 का डेसिमल लग गया, तो यह देगा 15.15 करके देख लेना कितना आएगा। इतने सेंटीमीटर मेरे पास आ जाती है रेडियस। देखो ये वाली जो रेडियस है वो आपकी कितनी आ गई, या ये वाली लिख सकते हो, ये आ जाती है आपकी 1.15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये रेडियस आपकी इतनी आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको तो नंबर लाइन पे √9.3 को शो करना था। तो मैंने आपको पहले भी एक प्रोसेस बताई थी कि जब भी ये अपने ड्रॉ कर ली तो ये अभी तक नंबर लाइन पे कितनी वैल्यू हुई है, 5.15 हुई है, पर अपने को तो √9.3 करनी थी। तो यहां ध्यान देना, अपने को अगर ये वाली लेंथ मिल जाती है, कौन सी, ये वाली लेंथ, इस लेंथ के मिलने से क्या होगा, ऐसे एक आर्क लग जाएगा तो उतनी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, वो √9.3 हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसको फाइंड करना है, किसको, इसको। अगर ये मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन हो गया, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, अगर ये लेंथ मिल जाती है तो ये ऐसे होके ये इस पे आ जाती है। किया था अपना √2 किया था नंबर लाइन पे शो, तो उसमें यही प्रोसेस थी। तो ये कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले आप ध्यान देना भाई, ये जो इतनी इतनी लेंथ है वो कितनी है मेरे पास, ये जो इतनी इतनी लेंथ है, आपको पता है कि जो मेरे पास ओसी है, कौन सी ओसी, पूरे की पूरी कितनी है मेरे पास, 5.15 है। आप लिख सकते हो कि जो ओसी है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ओबी प्लस बीसी। ठीक है, ओसी आपके पास है 5.15 और जो ये बीसी है वो कितनी है, 1 है। तो ओबी कितनी आ जाएगी, आप माइनस करके देखो, ये 1 इधर आए माइनस हो जाएगा, 4.15 आपके पास क्या बचेगी, माइनस करोगे तो ये आएगा 4.15 आपकी सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी, ओबी। तो आपको पता लगा कि ये ओबी कितनी होगी, यहां से लेके सिर्फ यहां तक जो ओबी है, यहां से लेके 4.15 हो जाती है ये ओबी। ठीक है, तो अब आप ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, टू साइड अपने पास आ गई हैं, थर्ड अपने फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल OBD, आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है तो उसमें ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, टू साइड गिवन होती है और थर्ड अपने को फाइंड करनी होती है। तो हाइपोटेनियस कितनी है अपने पास, 5.15 का स्क्वायर इक्वल बेस कितना है, जो ओबी है वो कितना है, 4.15 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है बी से लेके डी तक, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तब आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर और उसके बाद में माइनस में इधर आ जाएगा 4.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इधर बता देता हूं या तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतना, और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा अभी। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। ओके, फिर इरेज करते हैं इसको। तो इतना इतना मैटर में इरेज कर रहा हूं। तो अभी ध्यान देना, जब इसको सॉल्व करूंगा तो यहां आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि आइडेंटिटी लगाऊंगा तो इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप इनकी स्क्वायर करोगे तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, उसको भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिजल्ट को माइनस करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, क्या हो जाएगा, 5.15 प्लस 4.15, फिर आ जाएगा 5.15 माइनस 4.15 और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, बी डी का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे ऐड होके, 9.30 ऐड करके देख सकते हो, 5 और 4 9, 15 15 30 इनटू, अगर इनको माइनस करते हैं तो बचेगा 1, और ये स्क्वायर इधर आके किस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता है, अंडर रूट में। तो ये आ गई आपकी बी डी। तो बी डी इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, अंडर रूट में 9.30, और अगर आप डेसिमल को हटा देते हो तो 0 से 0 कैंसल, तो बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 9.3।
तो अपने को इतना पता लग गया कि जो B से लेके D तक की जो डिस्टेंस है जो अपने को फाइंड करनी थी, ये वाली कितनी है, √9.3 है। तो अभी आप इसको नोट कीजिए, इधर वाले को फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है डायग्राम। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। BD इक्वल्स टू √9.3। अभी ध्यान देना क्या करना है। आपको पता लग गया कि ये वाली लाइन कितनी आ गई मेरे पास, 9.3। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से, इससे इस पॉइंट से यहां एक आर्क लगा दोगे ऐसे करके, समझ रहे हो बात। इस टेकिंग पॉइंट बी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, इस टाइप से एक आर्क लगाओगे तो ये लाइन आगे एक्सटेंड होके इस आर्क तक चली जाएगी। इस पॉइंट को ई नाम दे देंगे। आपको पता है कि ये वाली अगर लाइन 9.3 है तो यहां से लेके ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, आप लिख दोगे कि सर BD इक्वल होगी BE के, दोनों हो जाएंगी √9.3। तो इस टाइप से आपने इसको शो करना था। आई बात समझ में। यहां से लेके यहां तक आर्क ड्रॉ करोगे जिससे यूं करके लाइन बनेगी और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ फिर से इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर B सेंटर पॉइंट है तो आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सारी की सारी रेडियस है। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी कितनी, √9.3। इस टाइप से आपने रिप्रेजेंट करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके।